आज अगला लेसन स्टार्ट करेंगे। पिछली क्लास तक आपको याद ही है कि हम लोगों ने टेलीस्कोप और माइक्रोस्कोप से रिलेटेड न्यूमेरिकल्स सॉल्व किए हैं। तो टेलीस्कोप और माइक्रोस्कोप के जो न्यूमेरिकल्स थे उनको सॉल्व करने के बाद हमें जो अगला लेसन मिल रहा है वो है नेचर ऑफ लाइट एंड हाइगेंस प्रिंसिपल, प्रकाश की प्रकृति और हाइगेंस का सिद्धांत। तो इस पर बेस्ड न्यूमेरिकल्स हम लोग सॉल्व करेंगे। वैसे मुझे उम्मीद है कि टेलीस्कोप और माइक्रोस्कोप से रिलेटेड जो भी न्यूमेरिकल रहे वो आपको समझ में आए होंगे। वैसे मुझे लगता है शायद 19-20 न्यूमेरिकल हमने लगाए हुए हैं और फिगर बना के आपको सारा कुछ दिखाया गया। आप भी प्रैक्टिस करते रहिए घर में ताकि वो आप भूलें नहीं। उस पर बेस्ड क्वेश्चन अगर आता है एग्जाम में तो वो आपको आ ही जाना चाहिए, ठीक है ना। तो आज जैसा कि मैंने बताया कि हम लोग एक अगला लेसन के न्यूमेरिकल स्टार्ट करेंगे। इस लेसन का नाम है नेचर ऑफ लाइट एंड हाइगेंस प्रिंसिपल। नेचर ऑफ लाइट यानी कि प्रकाश की प्रकृति एंड हाइगेंस प्रिंसिपल, हाइगेंस का सिद्धांत। इसमें आपने पढ़ा हुआ था हाइगेंस की द्वितीय तरंगिकाओं का सिद्धांत, ये देखा हुआ था। तरंगाग्र के बारे में स्टडी किया था, मैं आपको याद दिला रहा हूँ थोड़ा सा। तरंगाग्र के बारे में स्टडी किया कि वेव फ्रंट क्या होता है। हाइगेंस प्रिंसिपल, हाइगेंस सेकेंडरी वेवलेट्स का जो प्रिंसिपल था वो आपने स्टडी किया हुआ था इस लेसन में। तो इस लेसन से जो न्यूमेरिकल बनते हैं उसमें ज़्यादा कोई खास फॉर्मूला यूज़ नहीं होता है, लेकिन न्यूमेरिकल इस लेसन के पूछे जाते हैं एग्जाम में। फॉर्मूला जो यूज़ होता है मैं आपको बता देता हूँ, आप ध्यान से देख लीजिएगा। यहाँ पर हम बता देते हैं, आप उसे नोट कर लीजिएगा। जैसे एक फॉर्मूला बनता है, दो मीडियम जैसे हम ले लेते हैं। यहाँ पर मैं बता देता हूँ, आप याद रखिएगा। अभी मैं जो कर रहा हूँ ये इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन नहीं है, वो क्वेश्चन ऑलरेडी लिखा गया है ताकि हम आपका समय बचा सकें। तो अभी हम केवल और केवल आपको इस लेसन में यूज़ होने वाले फॉर्मूले के बारे में बता रहे हैं। ज़्यादा फॉर्मूले नहीं है, एक दो फॉर्मूले यूज़ होने हैं, उन्हीं को आप देख लीजिए और इसके बाद हम लोग सॉल्व करना स्टार्ट कर देंगे इनके न्यूमेरिकल्स को नंबर 1 से। जैसे मैं एक छोटा सा फिगर बनाता हूँ। ये मैंने मान लिया इंटरफेस है, इसके नीचे का मीडियम अलग है और इसके ऊपर का जो मीडियम है वो कोई दूसरा मीडियम है, मीडियम नंबर 1, और ये है मीडियम नंबर 2। यहाँ से एक लाइट रे आती है और फिर वो ऐसे निकल जाती है। ये आपतन कोण आई है और ये अपवर्तन कोण आर है। या आप यूँ मान सकते हैं कि जो वेव फ्रंट है, वेव फ्रंट के द्वारा तल से बनाया हुआ कोण है। आप सिंपली ऐसे समझ लें इसको, ये पहला माध्यम, ये दूसरा माध्यम। पहले माध्यम में प्रकाश की चाल v1, दूसरे माध्यम में प्रकाश की चाल v2 है। अगर पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक, पहले माध्यम के सापेक्ष पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक, पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक को हम μ21 से लिखेंगे और इसका फॉर्मूला होता है पहले माध्यम में प्रकाश की चाल अपॉन दूसरे माध्यम में प्रकाश की चाल। पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक की वैल्यू आएगी पहले माध्यम में प्रकाश की चाल, पहले माध्यम में प्रकाश की चाल, और अपॉन में आएगा दूसरे माध्यम में प्रकाश की चाल। दूसरे माध्यम में प्रकाश की चाल। पहले माध्यम में अगर प्रकाश की चाल v1 है तो v1 अपॉन दूसरे माध्यम में प्रकाश की चाल v2, ठीक है ना। ये
अब इसमें अगर पहला माध्यम निर्वात हो जाएगा और दूसरा माध्यम कोई भी मान लीजिए जल हो, कांच हो, यदि पहला माध्यम निर्वात तथा दूसरा माध्यम जल हो, यदि पहला माध्यम निर्वात अथवा वायु, यदि पहला माध्यम निर्वात अथवा वायु हो तथा दूसरा माध्यम कोई भी ले लीजिए, जल ले लेते हैं। यदि पहला माध्यम निर्वात अथवा वायु हो तथा दूसरा माध्यम जल हो, तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पर? निर्वात अथवा वायु के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक। अब निर्वात अथवा वायु के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक, ये तो जल का निरपेक्ष अपवर्तनांक होता है, तो हम इसको निर्वात अथवा वायु के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक न लिखकर सीधे जल का अपवर्तनांक लिख सकते हैं। जल का अपवर्तनांक जल का अपवर्तनांक बराबर, ऊपर पहला माध्यम में प्रकाश की चाल ली जाती है और पहला माध्यम यहां पर कौन है? निर्वात अथवा वायु। तो निर्वात अथवा वायु में प्रकाश की चाल, निर्वात अथवा वायु में प्रकाश की चाल और अपॉन में कौन रहता है? दूसरे माध्यम में प्रकाश की चाल। यहाँ पहला माध्यम निर्वात अथवा वायु है और दूसरा माध्यम जल है, तो अपॉन में हम लिखेंगे जल में प्रकाश की चाल। जल में प्रकाश की चाल, ठीक है। जल का अपवर्तनांक आप म्यू डब्ल्यू से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फॉर वाटर। निर्वात अथवा वायु में प्रकाश की चाल को C से प्रदर्शित किया जाता है और इसकी वैल्यू 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होती है। जल में प्रकाश की चाल आप मान लीजिए V मान लेते हैं कि जो जल है वहाँ पर जो लाइट है वो V की स्पीड से चलता है। यहाँ C की जो वैल्यू आएगी, C क्या है? निर्वात अथवा वायु में प्रकाश की चाल, इसकी वैल्यू होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। एक ये फॉर्मूला बहुत यूज हुआ करेगा। जल का अपवर्तनांक, देखो इसको आप अभी में इसको कैसे लिखा गया है? जल का अपवर्तनांक बराबर निर्वात अथवा वायु में प्रकाश की चाल अपॉन जल में प्रकाश की चाल, और इसी जगह अगर कांच का निरपेक्ष अपवर्तनांक हो जाएगा, कांच का अपवर्तनांक, तो सूत्र में क्या बनेगा? निर्वात अथवा वायु में प्रकाश की चाल बटे कांच में प्रकाश की चाल। जिसका अपवर्तनांक यहाँ होगा उसी माध्यम में प्रकाश की चाल यहाँ लिखी जाएगी। या अगर जल का अपवर्तनांक है तो जल में प्रकाश की चाल, या अगर कांच का अपवर्तनांक है तो कांच में प्रकाश की चाल। ऊपर सब जगह निर्वात अथवा वायु में प्रकाश की चाल यूज होगी। तो म्यू इज इक्वल टू C/V। सिंपली एक फॉर्मूला ये याद कर लीजिए। इसके बाद सिंबल्स का मतलब आप याद रखें। C इज द स्पीड ऑफ लाइट इन एयर और वैक्यूम। म्यू विल बी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ दैट मीडियम, जिस माध्यम का आप ले रहे होंगे, और V उसी मीडियम में लाइट की स्पीड होगी। C निर्वात अथवा वायु में लाइट की स्पीड होगी। तो सिंपली म्यू डब्ल्यू अगर हटा दें, क्योंकि म्यू डब्ल्यू लिखने से केवल वाटर के लिए बनता है, अगर हम म्यू जी लिखेंगे तो वो केवल ग्लास के लिए आ जाएगा। बट फॉर एनी मीडियम द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स विल बी इक्वल टू C/V, where C is the speed of light in air or vacuum, but V is the speed of light in that medium, जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स यहाँ हम लिख रहे हैं। समझ रहे? तो म्यू डब्ल्यू लिख देने से ना ये केवल वाटर के लिए रेस्ट्रिक्टेड हो जाता है। बाकी अगर आपको सिंबल याद है तो आप सीधे सीधे म्यू इज इक्वल टू C/V लगाइए, बस। समझ आ रहे हैं आपको? ये छोटी सी चीज़ आपको ध्यान रखना है। इसी में एक फॉर्मूला वेवलेंथ से रिलेटेड पूछा जाता है, तरंग दैर्ध्य से रिलेटेड, उस पर भी न्यूमेरिकल बनते हैं। तरंग दैर्ध्य से रिलेटेड कैसे? कि आप तो देखते हैं कि जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है
तो केवल एक गुण लाइट का ऐसा है, केवल एक कैरेक्टर लाइट का ऐसा है जो नहीं बदलता है, और वो कैरेक्टर का नाम है फ्रीक्वेंसी, आवृत्ति। अगर वायु अथवा निर्वात में प्रकाश की आवृत्ति न्यू है तो प्रकाश जल में चला जाए उसकी आवृत्ति फिर भी न्यू रहेगी, प्रकाश ग्लास में प्रवेश कर जाए उसकी फ्रीक्वेंसी फिर भी न्यू के बराबर रहेगी, आवृत्ति नहीं बदलती है, बाकी सब चीजें बदल जाती हैं। इसका मतलब एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाने पर प्रकाश की चाल बदल जाएगी, उससे रिलेशन हमने बना लिया। एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाने पर प्रकाश की तरंग दैर्ध्य भी बदल जाती है। वो जो तरंग बदल जाएगी वो घटेगी, बढ़ेगी, क्या हो जाएगा, उसके लिए एक फॉर्मूला हमको चाहिए, उसके लिए एक रिलेशन हमको चाहिए। वो रिलेशन भी आप यहाँ से बना सकते हैं। कैसे वो रिलेशन बना सकते हैं? जैसे मैंने ये जल के लिए लिखा है, हम किसी भी माध्यम के लिए इसको बना सकते हैं। अगर जल की जगह हम जल ना लेकर कोई मीडियम ले लें तो हम लिख सकते हैं माध्यम का अपवर्तनांक। माध्यम का अपवर्तनांक बराबर, अब देखो माध्यम के अपवर्तनांक का सूत्र क्या है? निर्वात अथवा वायु में प्रकाश की चाल बटे उस माध्यम में प्रकाश की चाल। देखो आपने जल की जगह क्या ले लिया है, तो उस माध्यम में प्रकाश की चाल। निर्वात अथवा वायु में प्रकाश की चाल का सूत्र क्या होगा? निर्वात जिसे C से लिखते हैं तो C का फॉर्मूला क्या होता है? न्यू इंटू लैम्डा। तो हम इसकी जगह लिख सकते हैं न्यू इंटू लैम्डा। लैम्डा क्या चीज है यहाँ पर? लैम्डा है निर्वात अथवा वायु में प्रकाश की तरंग दैर्ध्य। C की वैल्यू लिखी गई है ना, तो निर्वात अथवा वायु में प्रकाश की तरंग दैर्ध्य। और न्यू क्या चीज है? निर्वात अथवा वायु में प्रकाश की आवृत्ति। अब V क्या चीज है? V है माध्यम में प्रकाश की चाल। V का सूत्र भी हम ऐसे ही लिखेंगे, आवृत्ति गुणे तरंग दैर्ध्य। आवृत्ति कितनी ली जाए, क्या न्यू ली जाए या और कुछ बदल जाएगी? तो अभी आपको मैंने बताया कि आवृत्ति नहीं बदलती है, तो इस आवृत्ति को न्यू का न्यू ही ले लीजिए। हाँ, उस माध्यम की तरंग दैर्ध्य जरूर ले लेंगे, तो लैम्डा फॉर दैट मीडियम। अगर वाटर है तो लैम्डा फॉर वाटर, ग्लास है तो लैम्डा फॉर ग्लास। जो भी मीडियम है वो आप उस जगह पर लिख सकते हैं। मैंने जनरली एक मीडियम के लिए बनाया हुआ है, वो आप समझ लीजिए। इस तरह से माध्यम का अपवर्तनांक म्यू ऑफ एनी मीडियम विल बी इक्वल टू लैम्डा अपॉन लैम्डा मीडियम। तो किसी माध्यम का अपवर्तनांक बराबर निर्वात अथवा वायु में प्रकाश की तरंग दैर्ध्य अपॉन उस माध्यम में प्रकाश की तरंग दैर्ध्य। बहुत सिंपल है सारा कुछ। एक ये फॉर्मूला और ये फॉर्मूला सेम टाइप के हैं, सेम फॉर्मूला नहीं है, सेम टाइप के हैं। इसमें माध्यम का अपवर्तनांक क्या होता है? C अपॉन V। C आप पहचानते हो, V माध्यम में प्रकाश की चाल है। तरंग दैर्ध्य के पदों में अगर यही फॉर्मूला कोई बोलेगा बताने के लिए, तो अपवर्तनांक बराबर लैम्डा अपॉन लैम्डा मीडियम। जो ऊपर लैम्डा लिखा होगा वो क्या होगा? निर्वात अथवा वायु में प्रकाश की तरंग दैर्ध्य। ठीक है ना? तो ये चीज बस इतने से ही फॉर्मूले आपके यूज होने हैं, और बहुत ज़्यादा एक स्नेल्स लॉ यूज हो जाएगा, तो उसको मुझे नहीं लगता बताने की ज़रूरत है, क्योंकि रिफ्रैक्शन में तो पहले ही हम लोग स्नेल्स लॉ पढ़ चुके हैं ना। पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक अगर है, इस क्वेश्चन इस मतलब फिगर के मुताबिक अगर पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक है, तो उसको लिखा जा सकता है साइन I अपॉन साइन R लिखा जा सकता है। ठीक है ना? ऊपर मैं फिर से बता दूं क्वेश्चन लिखा हुआ है, पर ये ऊपर वाले क्वेश्चन का सॉल्यूशन नहीं है, ये इस लेसन में यूज होने वाले फॉर्मूलों का कलेक्शन है कि इस लेसन में कौन कौन से फॉर्मूले आप यूज करेंगे न्यूमेरिकल्स को कैलकुलेट करते वक्त। क्योंकि फॉर्मूले थोड़े से थे इसलिए मैंने पूरी जगह कवर नहीं की है, समय बचाने के लिए पहले से क्वेश्चन भी लिख रखे हैं। बस इतने से फॉर्मूले अगर आपको याद हो जाते हैं तो इस लेसन के न्यूमेरिकल आपसे बन ही जाएंगे और कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसके न्यूमेरिकल यूपी बोर्ड एग्जामिनेशन में आते भी हैं। ठीक है, तो आई होप कि समझ में आया है आपको। तो अब हम लगाना शुरू कर देते हैं। पहला न्यूमेरिकल हमारे पास यहाँ पर है, आप इसे नोट कर लीजिएगा, इसको अभी बाद में साफ करेंगे। पहला न्यूमेरिकल मैं पढ़ रहा हूँ, आप भी ध्यान से सुनिएगा।
लिखा हुआ है किसी प्रकाश की तरंग दैर्ध्य 0.00006 सेंटीमीटर है। एक प्रकाश है, उसकी ये तरंग दैर्ध्य दी गई है। इस तरंग दैर्ध्य को माइक्रोन तथा एंगस्ट्रॉम में व्यक्त कीजिए। ये वेवलेंथ अभी सेंटीमीटर में दी गई है। क्वेश्चन के मुताबिक आपको करना ये है कि इस तरंग दैर्ध्य को एंगस्ट्रॉम में भी आपको रिप्रेजेंट करके देना है और माइक्रोन में भी आपको रिप्रेजेंट करके देना है। एक काम तो ये है। दूसरा, इस प्रकाश की तरंग दैर्ध्य जल में क्या होगी? जल में प्रकाश की तरंग दैर्ध्य पूछी जा रही है, यानी कि किसी माध्यम में प्रकाश की तरंग दैर्ध्य पूछी जा रही है, जबकि जल का अपवर्तनांक 4/3 है। ये हमको दे दिया गया है। ठीक है, सबसे पहले प्रकाश की तरंग दैर्ध्य को लैम्डा से लिख देंगे 0.00006 सेंटीमीटर। पहले हमारा काम है कि हम इसे माइक्रोन और एंगस्ट्रॉम में कन्वर्ट करना है। ठीक है, देखो सेंटीमीटर में है, आपको माइक्रोन में बदलना है। आप ये पता लगा लीजिए कि 1 सेंटीमीटर में कितने माइक्रोन होते हैं और 1 सेंटीमीटर में कितने एंगस्ट्रॉम होते हैं। मैं यहां पर लिखता हूं, थोड़ा ध्यान से देखिएगा। आपको याद होगा 1 माइक्रोन इज इक्वल टू 10⁻⁻6 मीटर, और मीटर को अगर सेंटीमीटर में बदलेंगे आप तो 10⁻2 से मल्टीप्लाई। अगर 10⁻2 से मल्टीप्लाई कर दिया तो ये बन जाएगा 10⁻⁻4 सेंटीमीटर। अब 10⁻⁻4 सेंटीमीटर का 1 माइक्रोन होता है, तो 1 सेंटीमीटर में कितने माइक्रोन होंगे? Therefore 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10⁻4 माइक्रोन। एक तो ये याद रख लीजिए, इधर आएगा फिर ऊपर जाएगा, पावर प्लस हो जाएगी। हमने 1 सेंटीमीटर में कितने माइक्रोन पड़ेंगे वो निकाल लिया है। इसी तरह से हम जानते हैं कि 1 एंगस्ट्रॉम इज इक्वल टू 10⁻⁻10 मीटर। अब हम तो इसको सेंटीमीटर में देखना चाहते हैं, मीटर को सेंटीमीटर में बदलेंगे, 10⁻2 से गुणा करेंगे। ये 10⁻⁻10 और वो 10⁻+2 दोनों मिलेंगे तो क्या बना लेंगे? -8 सेंटीमीटर। मतलब 10⁻⁻8 सेंटीमीटर का 1 एंगस्ट्रॉम होता है। तो 1 सेंटीमीटर में कितने एंगस्ट्रॉम होंगे ये इधर भेजो, अपॉन में आएगा फिर ऊपर ले जाओ। तो 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10⁸ एंगस्ट्रॉम। ये कुछ छोटी मोटी चीजें हैं, इन्हें आप थोड़ा सा अगर हो सके तो याद कर लो कि 1 सेंटीमीटर में 10⁻4 माइक्रोन होते हैं और 1 सेंटीमीटर में 10⁸8 एंगस्ट्रॉम होते हैं। ठीक है, अब हम चाहे तो इसको बदल सकते हैं। देखिए बेटा कैसे बदल देंगे। सबसे पहले इसका कुछ इलाज करो आप, मतलब इसको साइंटिफिक नोटेशंस में लिखिए। सबसे पहले तो साइंटिफिक नोटेशन कैसे? दशमलव हटा के 10 में लिखिए आप। 1 2 3 4 5 दशमलव हम 5 अंक किसका आना पड़ेगा मुझे, तो यह आ जाएगा 6 × 10⁻⁻5 और ये यूनिट क्या है इसका? सेंटीमीटर। ये हमने इसको साइंटिफिक नोटेशन में किया, सेंटीमीटर को सेंटीमीटर ही रहने दिया, यूनिट नहीं बदला, क्योंकि हमने डायरेक्ट सेंटीमीटर में कितने माइक्रोन होते हैं और सेंटीमीटर में कितने एंगस्ट्रॉम होते हैं ये मालूम कर लिया है। अब हम बारी बारी से रखते जाएंगे। लैम्डा इज इक्वल टू 6 मल्टीप्लाइड बाई 10⁻⁻5 and in place of centimeter we can put 10⁻4 micron. So in place of centimeter this is 10⁻4 micron. अब आप चाहें तो इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। 10⁻⁻5 गुणे 10⁻4 ये 10⁻⁻1 बन जाएगा, और उस 10⁻⁻1 की वजह से इसमें 1 अंक दशमलव लग जाएगा। लेकिन दशमलव लग जाएगा लेकिन माइक्रोन में तो बदल जाएगा, माइक्रोन में हमको बदल के देना था उसको। इतनी वैल्यू माइक्रोन में इसकी आएगी। अब एंगस्ट्रॉम में भी आपको चेंज करना है। दिस वी हैव कन्वर्टेड इट इनटू माइक्रोन। ओके, नाउ वी हैव टू कन्वर्ट द सेम वेवलेंथ इनटू एंगस्ट्रॉम। लैम्डा इज इक्वल टू 6 × 10⁻⁻5
6 into 10 to the power minus 5 centimeter. Again we know that 1 centimeter is equal to 10 to the power 8 angstrom. So in place of centimeter we will put 10 to the power 8 angstrom. सॉल्व कर लीजिए इसको. लैम्डा इज इक्वल टू 6 मल्टीप्लाइड बाई 10 टू द पावर, दिस इज -5, दिस इज 8. व्हाट विल हैपन? 10 टू द पावर 3. या आप इसे बता सकते हैं 6000. 10 की घात 3 को 3 जीरो बना देंगे ना, तो 6000, और ये काहे में आ जाएगा? एंगस्ट्रॉम में आ जाएगा. इस तरीके से जो दी गई वेवलेंथ थी उसको हमने माइक्रोन में भी चेंज कर लिया और उसको हमने एंगस्ट्रॉम में भी चेंज कर लिया. माइक्रोन में तो 0.6 माइक्रोन आया, एंगस्ट्रॉम में 6000 एंगस्ट्रॉम के बराबर आया. क्योंकि एंगस्ट्रॉम माइक्रोन की तुलना में छोटा है, बड़ा है या उसी के बराबर है. एंगस्ट्रॉम माइक्रोन की तुलना में, हाँ मालूम नहीं है क्या है, ये अभी तक नींद नहीं खुल पा रही है. तीसरी बार क्वेश्चन मैं पूछ रहा हूं. एंगस्ट्रॉम माइक्रोन की तुलना में है, बड़ा है. वेरी गुड. कितना बड़ा है? अरे पगलऊ, पहले ये देखो आप ध्यान से. 1 माइक्रोन 10 की घात -6 मीटर के बराबर है और एक एंगस्ट्रॉम 10 की घात -10 मीटर के बराबर है. इसमें 0.10 अंकों में लगना है और इसमें 6 अंकों में लगना है. ये बहुत छोटा नंबर है. एंगस्ट्रॉम छोटा है इसलिए न्यूमेरिकल वैल्यू बढ़ गई. कक्षा 11 में आपने पढ़ा नहीं है, न्यूमेरिकल वैल्यू एंड यूनिट आर रेसिप्रोकल टू ईच अदर. संख्यात्मक मान क्या बोलते थे? संख्यात्मक मान बोलते थे, अंकिक मान. जो भी संख्यात्मक मान जो होता है वो मात्रक के व्युत्क्रमानुपाती होता है. अगर संख्यात्मक मान बढ़ेगा तो मात्रक को छोटा होना ही पड़ेगा. यह 0.6 से 6000 हो गया है. ये 0.6 की तुलना में 6000 हो गया है. संख्यात्मक मान बढ़ गया है, यूनिट को अपने आप छोटा होना पड़ेगा. याद रखा करें, ये छोटी मोटी चीजें हैं और अच्छा नहीं लगता आपको ऐसी छोटी मोटी चीजें नहीं याद रहती हैं तो मुझे बड़ा मलाल होता है कि क्या मैंने पढ़ाया है आपको. खैर देखिए, समझ में कुछ बातें आई. आपने कक्षा 11 में एक फॉर्मूला यूज किया करते थे भैया, पता नहीं कैसे आप याद नहीं रखते हो भाई. संख्यात्मक मान n1 u1 is equal to n2 u2. न्यूमेरिकल वैल्यू मल्टीप्लाइड बाय यूनिट इज इक्वल टू कांस्टेंट. तो जब न्यूमेरिकल वैल्यू बढ़ेगी तो यूनिट को छोटा होना पड़ेगा और जब न्यूमेरिकल वैल्यू घटेगी तो यूनिट को बड़ा होना पड़ेगा. 0.6 से 6000 हुई न्यूमेरिकल वैल्यू, इसका मतलब न्यूमेरिकल वैल्यू बढ़ी है तो जरूर माइक्रोन से एंगस्ट्रॉम होने में यूनिट कम हुआ होगा. तो एंगस्ट्रॉम माइक्रोन की तुलना में बहुत छोटा होता है. कितना छोटा होता है? ये 10 की घात -6, ये 10 की घात -10 है. 10,000 गुना छोटा होता है उससे. ये बड़ी छोटी सी चीज है. खैर चलिए आगे चलते हैं. अभी समझ में आ गया आपको? आगे लिखा हुआ है, इस प्रकाश की तरंग दैर्ध्य जल में क्या होगी यदि जल का अपवर्तनांक 4/3 है. इस प्रकाश की तरंग दैर्ध्य कहाँ मालूम करनी है आपको? जल में. अगर जल का अपवर्तनांक 4/3 है, हम देख रहे हैं आपको बात करते हुए, तो क्या फॉर्मूला लगाइएगा बताइए? तरंग दैर्ध्य के बारे में है ना, ये वाला फॉर्मूला लगाइए. जल की बात हो रही है तो म्यू फॉर वाटर, ग्लास होगा तो म्यू फॉर ग्लास, म्यू फॉर वाटर इज इक्वल टू लैम्डा इन एयर और वैक्यूम अपॉन लैम्डा इन वाटर. जिस मीडियम का अपवर्तनांक यहां लिखेंगे उसी माध्यम में प्रकाश की तरंग दैर्ध्य यहां लिखी जाएगी और यहां निर्वात अथवा वायु में प्रकाश की तरंग दैर्ध्य लिखी जाएगी. म्यू फॉर वाटर इज 4/3. व्हाट इज द वैल्यू ऑफ लैम्डा इन एयर और वैक्यूम? इन एयर इट इज 0.0006 सेंटीमीटर और 0.6 माइक्रोन और 6000 एंगस्ट्रॉम. You can use any of the value
कोई भी वैल्यू आप यूज कर सकते हैं। तो हम वेवलेंथ का एंगस्ट्रॉम वाली वैल्यू लेंगे, क्योंकि वेवलेंथ को हम एंगस्ट्रॉम में ज्यादा व्यक्त करते हैं। तो हम एंगस्ट्रॉम वाली वैल्यू ले लेते हैं 6000 अपॉन लैम्डा डब्ल्यू। सॉल्व करिए बुआ, इससे इसको काटेंगे 1500 बार में ये कैंसिल हो जाएगा। 1500 चौके 6000। अब लैम्डा डब्ल्यू उधर आ जाएगा, 3 का गुणा उधर हो जाएगा। तो लैम्डा डब्ल्यू बराबर 15 3 4500। और ये आंसर भी डायरेक्ट काहे में आएगा? एंगस्ट्रॉम में आएगा ये डायरेक्ट आंसर आपका, ठीक है ना। 4500 एंगस्ट्रॉम जल में प्रकाश की तरंग दैर्ध्य। और एक चीज देख लीजिए, वायु में जब थी लाइट तो उसकी तरंग दैर्ध्य कितनी है? 6000 एंगस्ट्रॉम है, ठीक है ना। जल में जाने पर तरंग दैर्ध्य कितनी रह गई? तो हमको एक चीज और याद रख लेना है कि जल में जब भी लाइट प्रवेश करेगी, वायु अथवा निर्वात से किसी भी माध्यम में लाइट प्रवेश करेगी, उसका वेवलेंथ कम ही हो जाना है, बढ़ना नहीं है कभी। अभी आप जब इंटरफेरेंस पर बेस्ड न्यूमेरिकल लगाएंगे ना, इस पर बहुत छोटे छोटे क्वेश्चन बनते हैं। इंटरफेरेंस का लेसन पढ़ा ना, व्यतिकरण का आपने, फ्रिंज चौड़ाई वगैरह, तो उसमें फ्रिंज चौड़ाई से बहुत छोटे छोटे क्वेश्चन बनते हैं कि एक यंग का द्विस्लिट का एक्सपेरिमेंट का जो पूरा सेटअप है वो हमने पूरा का पूरा पानी में डुबा दिया और कुछ बदला नहीं, केवल पूरे सेटअप को हमने पानी में डुबा दिया। अब फ्रिंज चौड़ाई का क्या होगा? उस वक्त आपको ये चीज याद आनी चाहिए कि अगर पानी में डुबा देंगे तो चेंज कहां पर आएगा? क्या स्लिट्स के बीच की डिस्टेंस बदल जाएगी? आंसर इज नो। क्या स्लिटों से पर्दे का डिस्टेंस बदल जाएगा? नहीं। तो क्या बदल जाएगा? उस वक्त आप जो लाइट यूज करोगे वो पानी के अंदर होगी और पानी के अंदर लाइट की वेवलेंथ क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी, जिसकी वजह से फ्रिंज चौड़ाई का मान कम हो जाएगा। ये चीज आपको उस वक्त याद आनी चाहिए कि जल में या किसी भी मीडियम में जब लाइट एंटर करती है तो उसका जो वेवलेंथ है, उसकी जो तरंग दैर्ध्य वो कैसी हो जाती है? घट जाया करती है। याद रहेगा ना आपको, भूलिएगा नहीं आप, ठीक है ना। ओके, वेग भी घट जाता है उसका। निर्वात अथवा वायु में तो सबसे ज्यादा स्पीड में चलती है ना, लाइट की स्पीड सबसे ज्यादा कहाँ होती है? निर्वात अथवा वायु में। अगर वो किसी भी दूसरे मीडियम में एंटर करती है, वो वाटर में प्रवेश करे, वो ग्लास में एंटर करती है, या किसी भी ट्रांसपेरेंट मीडियम में अगर प्रवेश करती है और वो उसमें चलती है, ट्रांसमिट होती है, तो उसकी स्पीड निर्वात अथवा वायु की स्पीड से कम ही हो जाती है। तो स्पीड भी कम हो जाती है, वेवलेंथ भी कम हो जाती है। नहीं बदलता अगर कोई गुण तो वो है उसकी फ्रीक्वेंसी, वो है उसका अपवर्तनांक। ओ आई एम सॉरी, मैं क्या बोल रहा हूँ, अपवर्तनांक नहीं, फ्रीक्वेंसी यानी कि आवृत्ति, ठीक है। अपवर्तनांक तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है। खैर, देख लेते हैं दूसरा, जगह नहीं है फिर भी, अब बार बार कौन समय ज्यादा बर्बाद करेगा। देखो इधर उसका सॉल्यूशन कर देंगे हम, ठीक है। लिखा क्या है? निर्वात में सोडियम प्रकाश की तरंग दैर्ध्य 6360 एंगस्ट्रॉम है। कहां पर है ये तरंग दैर्ध्य सोडियम प्रकाश की? निर्वात में है। और निर्वात में प्रकाश की चाल को किससे लिखा जाता है? सी से। और निर्वात में प्रकाश की तरंग दैर्ध्य को किससे लिखा जाता है? लैम्डा से। ये लिखा नहीं है आपने, यह हल कर देने भाई, ठीक है, आप नोट कर लीजिएगा। लैम्डा 6360 एंगस्ट्रॉम, 6360 एंगस्ट्रॉम है। जल में तरंग दैर्ध्य की गणना करिए। अब देखिए क्वेश्चन आ गया, आपको फिर से लाइट की वेवलेंथ जल के भीतर पता लगानी है, ठीक है। और जल का अपवर्तनांक 4/3 दिया गया है। म्यू की वैल्यू कितनी दी गई है? म्यू फॉर वाटर इज इक्वल टू 4/3। कौन सा सूत्र लगाइएगा आप लोग? म्यू फॉर वाटर इज इक्वल टू लैम्डा अपॉन लैम्डा इन वाटर। हमको चाहिए क्या? जल में प्रकाश की तरंग दैर्ध्य चाहिए, लैम्डा इन वाटर। म्यू डब्ल्यू की जगह पर क्या लिखा जाए? 4/3। लैम्डा की वैल्यू यहां पर दी गई है 6360 एंगस्ट्रॉम। लैम्डा डब्ल्यू हमको मालूम करना है। 4 से कट जाएगा क्या? कट जाना चाहिए, क्योंकि पीछे के 2 अंकों से बनी संख्या 4 से कट रही है। देखो कितना अच्छा है, 4 से हर वो बड़े से बड़ा नंबर आपका डिविजिबल होगा जिसका पीछे के 2 अंकों से बनी संख्या।
इकाई और दहाई वाले अंकों से बनी संख्या अगर 4 से कट रही है तो पूरी कितनी भी बड़ी संख्या वो 4 से डिविजिबल होगी ही। हमने देखा कि पीछे के 2 अंक को क्या मिलकर बना रहे हैं, 60 बना रहे हैं, और 60 4 से डिविजिबल है, इसलिए 4 का भाग पूरे नंबर में लग जाएगा। जब 4 का भाग इसमें लगेगा तो क्या आएगा, यहां बचेगा 1/3। 4 का भाग यहां दीजिए, 4 एकम 4, 2 6, 4 पंचे 20, 3 बच गए, 4 नवैया 36, 0 बटे लैम्डा डब्ल्यू। तो लैम्डा डब्ल्यू की वैल्यू कितनी आ जाएगी, इसका गुणा 1 से हुआ तो 1 आ गया, 3 का गुणा इसमें करा दो, 3 9 27, हाथ से लगे 2, 15 3 45 और 2 47। तो वायु में जल की तरंग दैर्ध्य कितनी थी, 6360 एंगस्ट्रॉम। लेकिन जब वो जल में लाइट गई है तो उसकी वेवलेंथ आ गई 4770 एंगस्ट्रॉम, वेवलेंथ कम हो गई, देखिए, ठीक है ना। तो इस तरीके से हमने पहला और दूसरा क्वेश्चन लगाया। दूसरा क्वेश्चन का कैलकुलेशन यहां पर है, जगह की कमी की वजह से हमने यहां लगा दिया है, ठीक है ना। समझ जाएंगे, या हटा के वहीं सॉल्व कर दें हम, आ जाएगा आपको, ठीक है। आप प्लीज जल्दी से नोट कर लीजिए और आगे न्यूमेरिकल लगाते हैं। फॉर्मूले बस यही बेटा 2-3 यूज होने हैं, कोई ज्यादा एक्स्ट्रा फॉर्मूला यूज नहीं करना है आपको, नोट कर लें जल्दी से। वाह, देखिए बेटा, अच्छा अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3। लिखा हुआ है 6000 एंगस्ट्रॉम तरंग दैर्ध्य की प्रकाश किरण, 6000 एंगस्ट्रॉम तरंग दैर्ध्य की एक प्रकाश किरण है जो निर्वात से 1.5 अपवर्तनांक वाले माध्यम में प्रवेश करती है। एक प्रकाश किरण का जो तरंग दैर्ध्य है वो है 6000 एंगस्ट्रॉम, वो आती है निर्वात से और फिर 1.5 अपवर्तनांक वाले माध्यम में एंटर कर जाती है। माध्यम में प्रकाश किरण की चाल तथा तरंग दैर्ध्य ज्ञात कीजिए। जैसे ये मीडियम का इंटरफेस है, यहाँ से आती है और इसमें ऐसा प्रवेश कर जाती है, ये वो मीडियम है और ऊपर निर्वात अथवा वायु है, ठीक। तो सबसे पहले तो तरंग दैर्ध्य देख लेते हैं। वायु अथवा निर्वात में तरंग दैर्ध्य 6000 एंगस्ट्रॉम। जो मीडियम यहाँ पर है उस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया गया है 1.5। आपको 2 चीजें मालूम करनी है, पहला माध्यम में प्रकाश किरण की चाल मालूम करनी है, दूसरा तरंग दैर्ध्य भी ज्ञात करनी है। आप याद करें, एक फॉर्मूला हम लोग जानते हैं, म्यू का फॉर्मूला, चाल के पदों में म्यू का फॉर्मूला क्या होगा, म्यू इज इक्वल टू C/V। यहां पर म्यू माध्यम का अपवर्तनांक बराबर निर्वात अथवा वायु में प्रकाश की चाल बटे उस माध्यम में प्रकाश की चाल। हमें तो माध्यम में प्रकाश की चाल चाहिए ना, इसका मतलब हमें V की वैल्यू चाहिए। म्यू की जगह पर हम 1.5 लिखेंगे, C 3 × 10⁸ अपॉन V। ये 1.5 एकम 1.5, 1.5 दूना 3 हो जाएगा। V का 1 से मल्टीप्लाई करेंगे V आ जाएगा, इज इक्वल टू 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। कहने का मतलब यूं कि दूसरा जो माध्यम है क्या है उसका जिक्र तो उन्होंने नहीं किया है, पर इसको देख के लग रहा है कि जरूर कांच होगा। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कांच का कितना होता है, 1.5 होता है ना, तो जरूर कांच होगा। और कांच में जाने के बाद प्रकाश की स्पीड कितनी हो गई है, देखो 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड स्पीड हो गई है केवल, जो कि वायु में पहले 3 × 10⁸ थी, वो अब केवल 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड रह गई है। तो हमने चाल तो पता लगा लिया, दूसरा तरंग दैर्ध्य मालूम करना है। तो तरंग दैर्ध्य के लिए भी सूत्र याद करो, म्यू इज इक्वल टू लैम्डा अपॉन लैम्डा मीडियम लिख देते हैं, क्योंकि हमें मीडियम के बारे में मालूम नहीं है कौन सा है, ठीक है। म्यू की जगह पर क्या लिखा जाएगा, 1.5। ये लैम्डा क्या चीज है बताओ, वायु अथवा निर्वात में। तो वायु अथवा निर्वात में प्रकाश की तरंग दैर्ध्य कितनी है, 6000 एंगस्ट्रॉम अपॉन लैम्डा एम। तो लैम्डा एम बराबर कितना आ जाएगा, 6000 अपॉन 1.5। ये भाग में आ जाएगा ना इधर, इससे आप कैंसिल करोगे 4 टाइम्स 1.5 4 × 6 और बाकी ये 3 जीरो इसके बने रहेंगे।
तो लैम्डा एम की वैल्यू कितनी हो गई 4000 एंगस्ट्रॉम। जो भी मीडियम है दूसरा वाला, उसमें जैसे ही लाइट एंटर करेगी उसकी स्पीड 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड रह जाएगी और उसकी जो वेव लेंथ है वो केवल 4000 एंगस्ट्रॉम रह जाएगी। स्पीड भी कम हो जाएगी, उसकी वेव लेंथ भी कम हो जाएगी। अगर कोई गुण उसका नहीं बदलेगा तो वो है फ्रीक्वेंसी, उसकी आवृत्ति नहीं बदलेगी। पर क्योंकि उसका जिक्र क्वेश्चन में किया नहीं है, हमको उसके बारे में बताना भी नहीं है, तो हम उसको ध्यान भी नहीं देते हैं। ठीक है, यहां पर आ जाते हैं। क्या ये समझ में आ गया क्वेश्चन आपको? अगले क्वेश्चन पर आते हैं। 4th नंबर है, बड़ा बढ़िया क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन यूपी बोर्ड एग्जामिनेशन में आ भी चुका है। लिखा है 2 माध्यमों के सीमांत पृष्ठ। 2 माध्यमों का सीमांत पृष्ठ समझते हैं? इंटरफेस, जहां पर 2 माध्यम एक दूसरे से अलग होते हैं। इसके ऊपर दूसरा मीडियम है, इसके नीचे एक अगला मीडियम आ जाएगा। तो 2 माध्यमों के सीमांत पृष्ठ पर एक तरंगाग्र 10 डिग्री के कोण पर आपतित हो रहा है। देखो ये सीमांत पृष्ठ है, तरंगाग्र बोला जा रहा है, पर मैं उसका केवल रे डायग्राम आपको बना के दिखा दूंगा। तरंगाग्र के लिए मुझे फिर पूरा 2 लाइनें बनानी पड़ेंगी, हम ऐसे बना देते हैं। 10 डिग्री के कोण पर आपतित होता है। देखिए 10 डिग्री के कोण पर, तो उस समय आपतन कोण कितना होगा 10 डिग्री। प्रथम माध्यम में ध्वनि का वेग 330 मीटर प्रति सेकंड है, जो फर्स्ट मीडियम है हमारा, और ये सेकंड मीडियम, इसमें ध्वनि की चाल है 330 मीटर पर सेकंड, तथा तरंग दैर्ध्य 1 मीटर है। यहां पर वेवलेंथ जो है वो 1 मीटर है। इनको ना हम नोट कर लेते हैं जरा। सबसे पहले आपतन कोण कितना है देखिए 10 डिग्री। पहले माध्यम में ध्वनि का वेग v1 नोट कर लेते हैं 330 मीटर पर सेकंड। दूसरे माध्यम में भी प्रकाश का वेग उन्होंने दे दिया है। यदि द्वितीय माध्यम में प्रकाश का नहीं, ध्वनि का वेग 1450 मीटर प्रति सेकंड हो। अच्छा, पहले माध्यम में तरंग दैर्ध्य लाइट की दी गई है, लैम्डा 1 नोट कर लेते हैं 1.0 मीटर हो। तो ज्ञात कीजिए, आपको क्या क्या चीजें ज्ञात करनी है। अपवर्तित तरंगाग्र की आवृत्ति पता लगानी है। ये आपतित तरंगाग्र है, ये अपवर्तित तरंगाग्र है। आपको अपवर्तित तरंगाग्र की आवृत्ति पता लगानी है। दूसरा देखो, आवृत्ति के बारे में आप सब जानते हैं, आपतित तरंगाग्र की आवृत्ति पूछता या हमसे अपवर्तित तरंगाग्र की आवृत्ति पूछता, दोनों तरंगाग्र की आवृत्तियां कैसी होंगी, सेम। इसलिए हम केवल एक सिंबल बना लेते हैं न्यू। अब आपसे कोई पूछेगा ये क्या है, मैं बोलूंगा आवृत्ति है ध्वनि की। अब अपवर्तित की है कि आपतित वाले की है, तो जब दोनों की सेम है तो अपवर्तित और आपतित में तो कोई डिफरेंस ही नहीं हुआ ना, फिर न्यू एक ही लिख लेते हैं हम। तरंग दैर्ध्य मालूम करनी है, मतलब दूसरे माध्यम में तरंग दैर्ध्य मालूम करनी है, लैम्डा 2 आपको मालूम करना है। अपवर्तन कोण मालूम करना है, R = क्वेश्चन मार्क। इतनी सारी चीजें आपने पता लगानी है। कैसे मालूम करेंगे, थोड़ा ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले माध्यम में चाल मालूम है, पहले माध्यम में प्रकाश की तरंग दैर्ध्य मालूम है, तो हम पहले माध्यम में प्रकाश की आवृत्ति निकाल सकते हैं। प्रथम माध्यम में, अच्छा प्रथम माध्यम में कौन सा तरंगाग्र होगा, आपतित या अपवर्तित? आपतित। तो हम चाहे तो प्रथम माध्यम में ध्वनि तरंग की आवृत्ति ले सकते हैं, या हम बोल सकते हैं आपतित तरंगाग्र की आवृत्ति, क्योंकि प्रथम माध्यम में आपतित वाला तरंगाग्र है। आपतित तरंगाग्र की आवृत्ति, आपतित तरंगाग्र की आवृत्ति, इसमें ध्वनि तरंगे ली गई हैं। तो अगर धोखे में प्रकाश निकल भी जाता है तो आपको यही समझना है कि हम ध्वनि के बारे में ही बात कर रहे हैं। आपतित तरंगाग्र की आवृत्ति, आवृत्ति के लिए क्या फॉर्मूला होगा, v/λ। और आपतित तरंगाग्र कहां पर है, पहले माध्यम में, इसलिए पहले माध्यम में चाल, पहले माध्यम में तरंगाग्र, तो न्यू
V1 की वैल्यू है 330, लैम्डा 1 है 1, इस तरीके से न्यू की वैल्यू आ जाएगी 330 और हर्ट्ज, क्योंकि आपने क्या निकाली आवृत्ति, और क्योंकि आप जानते हैं कि आपतित तरंगाग्र की आवृत्ति और अपवर्तित तरंगाग्र की आवृत्ति दोनों ही आपस में कैसी आती हैं, बराबर, इसलिए आपतित तरंगाग्र की जो आवृत्ति है वही अपवर्तित तरंगाग्र की आवृत्ति है। इसलिए अपवर्तित तरंगाग्र की आवृत्ति, अपवर्तित तरंगाग्र की आवृत्ति भी 330 हर्ट्ज ही आ जाएगी। ये एक पार्ट हमारा सॉल्व हो गया। देखिए दूसरे में आपको तरंग दैर्ध्य पता लगानी है दूसरे माध्यम में, पहले माध्यम में तो तरंग दैर्ध्य दी गई है, ठीक है। अच्छा, दूसरे माध्यम में तरंग दैर्ध्य कैसे निकालेंगे? देखो आवृत्ति का सूत्र है चाल बटे तरंग दैर्ध्य। तरंग दैर्ध्य का सूत्र क्या बनेगा? चाल बटे आवृत्ति, सिंपल है ना। तो अपवर्तित तरंगाग्र की तरंग दैर्ध्य, अपवर्तित तरंगाग्र की तरंग दैर्ध्य, बउआ हो देखो भैया, अपवर्तित तरंगाग्र की तरंग दैर्ध्य, अपवर्तित तरंगाग्र पहले माध्यम में है कि दूसरे माध्यम में है? कौन से माध्यम में है? दूसरे माध्यम में है बउआ। और इसका सूत्र क्या बनेगा? तरंग दैर्ध्य का सूत्र आएगा चाल बटे आवृत्ति। तो चाल कौन से माध्यम की लेंगे आप? दूसरे माध्यम की। आवृत्ति अपवर्तित तरंगाग्र की तरंग दैर्ध्य निकाल रहे हैं, इसलिए अपवर्तित तरंगाग्र की ही आवृत्ति आपको लेनी है। वैसे दोनों में से जब बराबरी है आप कोई भी ले लो। लैम्डा 2 इज इक्वल टू V2, V2 मतलब दूसरे माध्यम में प्रकाश की चाल 1450, और दूसरे माध्यम में आवृत्ति कितनी है? 330। 0 से 0 कैंसिल हो गया। अब इसको आपको सॉल्व करना है भाई। 3 से तो कैंसिल नहीं हो पाएगा, 11 से भी नहीं कटेगा, तो फिर इसको आपको ऐसे ही डिवाइड करना पड़ेगा। 33 का भाग 145 में, वो काम हम यहां पर कर देते हैं, ठीक है। देखो 5 बार तो जाएगा नहीं, 4 बार जाएगा। 4 तियां 12, 4 तियां 12 और 1 13, तो 5 में 2 चले गए 3, 4 में 3 चला गया 1, दशमलव लग गया 0। अब तो 4 बार भी नहीं जाएगा, 3 ही बार जाएगा। 99, 10 में से 9 गया 1, 12 में से 9 गए 3, दशमलव लगा 1 0, फिर बढ़ा लेते। 10 बार तो नहीं जाएगा पर 9 बार जा सकता है। 9 तियां 27, 9 तियां 27 और 2 29, 10 में 7 गया 3, फिर 10 में 9 जाएगा तो 1, फिर 0 बढ़ा लिया, अब फिर 3 ही बार जाएगा तो 4.393 लैम्डा 2 की वैल्यू आएगी 4.393। और ये काय में आएगा? मीटर में। एंगस्ट्रॉम में क्या यूनिट होगा इसका? मीटर। क्यों? क्योंकि यहां पर चाल हमने किस में लिखी? मीटर पर सेकंड में, और न्यू का तो हर्ट्ज है, इसलिए ये अभी मीटर में ही आएगा। अगर एंगस्ट्रॉम में बदलना है तो वो बाद की बात है कि हम क्या करेंगे इस पे। फिलहाल ऐसे ही आंसर भी दिया जा रहा है आपका, ठीक है ना। ओके, अच्छा, इसमें हमारा न्यू हो गया, लैम्डा 2 का मान भी निकाल लिया हमने। अब अपवर्तन कोण हमको मालूम करना है, आर की वैल्यू, तो हम स्नेल्स लॉ लगा देते हैं, स्नेल का नियम। स्नेल के नियम से, स्नेल के नियम से क्या लगेगा? साइन आई अपॉन साइन आर इज इक्वल टू, क्या रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया गया है मीडियम का? नहीं दिया गया, तो आप सीधे अपवर्तनांक का सूत्र लगा लो, V1 अपॉन V2, आप वो लगा लो।
V1 अपॉन V2। याद नहीं आया आपको भाई, म्यू बराबर V1 अपॉन V2 था ना, और म्यू बराबर ही तो साइन आई अपॉन साइन आर है। तो इस तरीके से साइन आई की वैल्यू कितनी दी गई है, साइन 10 डिग्री। साइन आर हमको पता लगाना है, V1 है 330 और V2 है 1450। 0 से 0 कैंसिल हो गया, ठीक है। साइन इसमें, हाँ एक चीज मैं भूल गया हूं, उन्होंने दो वैल्यूज दी हैं, वो हमने नहीं आपको लिखी हैं, यहां पर हम लिख देते हैं। एक वैल्यू दी गई है साइन 10 डिग्री की, साइन 10 डिग्री की वैल्यू है 0.1736, 0.1736। और दूसरी वैल्यू है साइन 50 डिग्री इज इक्वल टू, साइन 50 डिग्री इज इक्वल टू 0.7647, 0.7647। ये दो वैल्यूज बहुआ दी गई थी। ये क्वेश्चन लिखते वक्त हम भूल गए हैं, नहीं लिखा है, अभी नोट कर दिया है, अभी आप देख लीजिए। आपको साइन आर चाहिए, ये सब कैलकुलेशन करिए। साइन आर की वैल्यू आपको क्या मिलेगी, 145 अपॉन 33। देखो बेटा, साइन आर उधर गया, ये इधर ऊपर आ गया, 33 नीचे आ गया, और बगल में साइन 10 रहेगा। साइन 10 की वैल्यू है 0.1736, ये साइन 10 डिग्री की वैल्यू है। अब आप इसे जब सॉल्व करिएगा ना, देखो ये एक नंबर्स का कैलकुलेशन है छोटा सा, इनका आपस में मल्टीप्लाई करिए, इससे डिवाइड करिए, जो भी कैलकुलेशन बनता है वो आप करिए। इसको अब हम नहीं करेंगे क्योंकि इसमें सिर्फ मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, यही दो चीजें हैं, आप कर लें। और मैं आगे का पोर्शन आपको बता देता हूं, जब आप कर लेंगे तो क्या होगा। यहां पर देख लीजिए, लेफ्ट हैंड साइड पे क्या लिखा हुआ है, साइन आर, साइन आर है ना। इसको जब आप डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन सब कर लेंगे ना, तो इसमें करीब करीब आपको एक वैल्यू मिलेगी, वो वैल्यू होगी 0.7647। इसको जब कैलकुलेट करोगे तो 0.7647 वैल्यू आपको मिलेगी। और 0.7647 ये वैल्यू है किसकी, ये वैल्यू है साइन 50 डिग्री की। तो इसकी जगह पर हम क्या लिख देंगे, साइन 50 डिग्री, और तुलना कर दोगे तो आर की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 50 डिग्री। तो अपवर्तन कोण का मान भी हमारा बन गया, कितना अपवर्तन कोण का मान आ जाएगा, 50 डिग्री के बराबर आ जाएगा। अब ये बताएं कि ये आपको समझ में आया कि नहीं आया। इसके कैलकुलेशन में पहले आवृत्ति निकाली हमने, फिर अपवर्तित तरंगाग्र की तरंग दैर्ध्य निकाली गई है। बड़े इत्मीनान से सोच समझ के आप फॉर्मूला यूज करें और उसे कैलकुलेट करें। स्नेल का नियम लास्ट में लगाया गया है, साइन आर उधर भेजा, 145/33 गुणे साइन 10 डिग्री, साइन 10 डिग्री का मान लिखा। हाँ, बस ये कैलकुलेट हमने नहीं किया है, जगह होती तो उसको भी हम कर देते, पर आप ये कर लीजिए क्योंकि गुणा और भाग करना मैं समझता हूं कि आपको आता है, इसमें मेरी हेल्प की आपको ज़रूरत है नहीं, मैं कर देता हूं वो अलग बात है। इसकी जब कैलकुलेशन करेंगे इट विल बी 0.7647 एंड दिस इज द वैल्यू ऑफ साइन 50 डिग्री। तो साइन 50 डिग्री लिखेंगे, तुलना करेंगे, आर का मान 50 डिग्री के बराबर आ जाएगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन हमने लगा लिया है इसका, ये यूपी बोर्ड में पूछा गया क्वेश्चन है, आप इसे सॉल्व कर लीजिए। इस पर बेस्ड और भी क्वेश्चंस हम लोग लगाएंगे, सॉल्व करेंगे। अभी तो आज शुरू किया है, और भी सॉल्व करेंगे, जो भी क्वेश्चंस मिलेंगे हमको उन्हें अब अगली क्लास में करेंगे। ठीक है, तो आज हम लोग फिजिक्स में इतना ही रखेंगे, चलते हैं, मिलते हैं अगली क्लास में। ओके, थैंक यू।